अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती और अगवा का वाक़या पेश आया है। मारूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को अगवा के बाद तावान वसूल करके छोड़ दिया गया, जबकि ड्रामा निगार ने अपने साथ पेश आए वाक़े पर पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने CCTV की मदद से खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को भी धर लिया है। FIR के मुताबिक आमना उरूज नामी खातून ने खलीलुर रहमान कमर को घर बुलाकर साथियों के हमरा तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें लूट लिया। ड्रामा निगार और मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को आमना उरूज नामी खातून ने ड्रामा बनाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया। खलीलुर रहमान कमरे में बैठे ही थे कि 7 से 8 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए। खलीलुर रहमान की आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्ज़िमान ने खलीलुर रहमान को गाड़ी में बिठाया और 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। गन पॉइंट पर उनसे ATM कार्ड के जरिए 2,60,000 रुपए भी निकलवा लिए। नकदी, पर्स, मोबाइल और कीमती घड़ी भी छीन ली गई। FIR के मुताबिक खलीलुर रहमान को कहा गया कि तुम्हें मारने का हुक्म दिया गया है, कलमा पढ़ लो, और एक फायर फिर उनके पाँव के करीब मारा गया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने हनी ट्रैप करने वाली खातून समेत 4 मुल्ज़िमान को भी पकड़ लिया है, जबकि इस्तेमाल की गई जो गाड़ी है वो भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफ्तीश अभी की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। चमकती और खूबसूरत जिल्द के लिए एस्थेटिक करवाना कितना ज़रूरी है? फैमिली व्लॉगिंग के जरिए फहाशी फैलाने वाले यूट्यूबर्स नौजवानों के आइडियल। पंजाब KPK में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज शुरू होगा। कुछ लोग 100 साल तक कैसे जिंदा रह लेते हैं? प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे आपकी स्किन के हवाले से। तो जदीद दौर में चमकती और सेहतमंद स्किन एक ख्वाब की तरह है, जिसका हुसूल आलूदगी, दबाव और मसरूफ तर्ज ज़िंदगी की वजह से खासा दुश्वार भी हो जाता है। अक्सर अफराद स्किन केयर और सेल्फ थेरेपी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं, और यही लापरवाही है जो कि कील महासों, बेरौनक जिल्द और सनबर्न का पेशखैमा भी बन सकती है। जिल्द की हिफाजत और देखभाल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि इसका सेहत से भी गहरा ताल्लुक है। सेहतमंद जिल्द इस बात की अक्कासी करती है कि आप अंदरूनी तौर पर कितने सेहतमंद हैं। अक्सर अफराद के पास इस मसरूफ़ तर्ज ज़िंदगी में जिल्द की देखभाल के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं होता है, और ऐसे में वो हम देखते हैं कि कोई भी जो आसान सी टिप्स भी हैं या जो अवामिल हैं उन पर अमल करके हम अपनी जिल्द को खूबसूरत भी बना सकते हैं और फ्रेश भी रख सकते हैं। इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा हसन सैयद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अगर हमें अपनी स्किन को बेहतर रखना है तो सिर्फ यही नहीं है कि हम कुछ क्रीम्स का इस्तेमाल करते रहें या सिर्फ हम अपनी जिस्म पर कोई ना कोई प्रोसीजर्स करवाते रहें। इंटरनली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो डाइट है वो भी ठीक होनी चाहिए, पानी का जो इंटेक है वो भी अच्छा होना चाहिए, डाइट भी बड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए। बाकी प्रोसीजर्स की तरफ भी हम आते हैं। जी, सबसे पहले तो आपकी डाइट और आपका स्लीप पैटर्न वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। स्लीपिंग ऑन एट द राइट टाइम। बेसिकली जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। सो वो एक देयर इज़ अ वेरी बिग, एक इसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस है। जब हम रात को सोते हैं और स्पेशली रात के अंधेरे में स्पेशल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी को हील करते हैं। तो जब आप सारी रात जागते रहेंगे तो वो हीलिंग कैसे होगी बॉडी की, और उसमें स्किन भी आ जाती है फिर ओवरऑल। सो यस, डाइट, प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट, या आजकल जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में देखा जा रहा है वो भी बहुत बुरी तरह से असरात उसके होते हैं आपके स्किन पे। ठीक है। और आजकल के मौसम में फिर जिस तरह से चेहरे पर कील महासे हैं या एक्नी अगर निकल रही है तो उसका क्या हल होगा? क्योंकि फिर उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग टोटकों की तरफ ही जाते हैं, और घर की ख़वातीन उसमें तो बहुत ज़्यादा माहिर भी होती हैं, लेकिन फिर उन टोटकों के बाद जाना तो हमें फिर किसी न किसी स्पेशलिस्ट के पास है, किसी न किसी डॉक्टर के पास है। तो फिर कौन से ऐसे अमराज हैं जिसका फिर हमें सामना करना पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कील महासे क्यों होते हैं? हर किसी को तो नहीं होते हैं, एक स्पेशल स्किन टाइप होती है जिसमें होते हैं जी। इसमें एक सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें अपनी स्किन के लिए। ठीक है। ये आजकल ये जो वाइटनिंग क्रीम्स का ट्रेंड चला है, स्पेशली जो पाकिस्तानी वाइटनिंग क्रीम्स हैं, वो आपकी स्किन को इतना डैमेज करते हैं कि आपके मुंह पे, चेहरे पे बाल, आपके चेहरे पे कील महासे, छाइयाँ सब
जब आप उनको छोड़ते हैं तो वो स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। अगेन मैं ये कहूँगी कि राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करना, सन ब्लॉक, प्रॉपर सन ब्लॉक आपकी स्किन के मुताबिक, ऑयली स्किन का अलग सन ब्लॉक होता है, क्रीम्स अलग होती हैं, लोशंस अलग होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके अलावा एक्ने जो है, जो आपके दाने निकलते हैं, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए अगर वो ज़्यादा हो तो एंटीबायोटिक क्रीम्स और एंटीबायोटिक खाने भी ज़रूरी होते हैं, और इनका रिलेशन हार्मोन्स के साथ भी होता है, स्पेशली फीमेल्स जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उसमें प्रॉपर हिस्ट्री लेके और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट्स होते हैं फिर। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप ये बता रही हैं कि प्रॉपर स्किन के हिसाब से हमें सन ब्लॉक भी यूज़ करना है, क्रीम भी उसी हिसाब से लेनी है, लेकिन हम आसानी हमारे लिए, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा क्या है कि हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं और किसी को भी कह दें कि हमें ये सन ब्लॉक चाहिए, बिना ये जाने कि हमें सूट भी करता है या नहीं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मसले शुरू होते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो और फिर बहुत सारे लोग ब्रेकआउट कर जाते हैं, किसी को रैश बन जाता है, कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा ऑयली होती है, कुछ लोग ड्राइनेस की तरफ चले जाते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। सो जो द प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हैं स्किन पे, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप किस तरह के और कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोगों की जो स्किन है वो ऑयली स्किन है, तो उसकी वजह से फिर सम टाइम उन्हें इचिंग भी होती है, या सम टाइम आपको उनका जो कलर है वो ज़रा डार्क टोन में जाता हुआ दिखाई देता है, उसका बेहतरीन हल क्या है, या फिर उससे बचाव कैसे मुमकिन है? देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, कुछ लोगों की ऑयली होती है, तो उसको हम टोटल चेंज नहीं कर सकते। विद एज हमारी थोड़ी सी ऑयलीनेस विद एज भी कम होती है, स्किन गोज़ टू अ ड्रायर साइड विद एज, एंड आई मीन 40s 50s के बाद से। लेकिन इसके लिए स्पेशल एक तो सिरम्स होते हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, और इसके स्पेशल फेस वॉशेस होते हैं जो आपकी जो एक्सट्रीम ऑयलीनेस है उसको कम करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक मैं जो लोगों को बताती हूँ वो ये है कि कुछ लोगों को फेस पे पसीना ज़्यादा आता है और कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो क्योंकि वो डिफरेंट ऑयलीनेस आपके पाइलोसेबेशियस ग्लैंड से होगी, और जो स्वेटिंग होती है वो आपकी उससे होती है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो आपकी स्किन में। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, इसको प्लीज़ वो मिक्स ना करें, बिकॉज वो फिर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फॉर दोस, और इसको फिर डिफरेंट तरीके से ही यकीनी तौर पर ट्रीट भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, क्लिनजिंग जो है रोज़, वो कितनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे हम लोग भी हैं, डेली हमें मेकअप भी करना है, तो क्लिनजिंग फिर किस तरह से करनी चाहिए, उसकी मज़ीद क्या एहतियात है कि मेकअप अच्छी तरह से रिमूव होना चाहिए? जी, वो बिल्कुल होना चाहिए। देयर समथिंग कॉल्ड मिसेलर वाटर। ठीक है। उसके साथ आप साफ़ करें अपनी स्किन को, जिल्द को अच्छी तरह से, और उसके बाद जो भी आपका फेस वॉश है जो आपकी स्किन के मुताबिक सूटेबल है, ठीक है, वो आप यूज़ करें। और हम जनरली फेस वॉश बस 2 सेकेंड रब करके छोड़ देते हैं, कम से कम 3 to 4 मिनट्स आपने उसका मसाज करना है अपने फेस पे, फेस वॉश का भी, एंड देन यू वॉश इट ऑफ। ठीक है। और जिस तरह से मेकअप का तो आपने बताया कि अब इस तरह से ये एक प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एस्थेटिक में कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स आ गए हैं और वो कब स्टार्ट करने चाहिए? एक सर्टन एज है, एक एज लिमिट है, या अब हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ को देखकर बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिर जल्दी उन प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं? जी, 18 से बिलो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो अप्रूव नहीं है, FDA अप्रूव नहीं है। जैसे बोटॉक्स है जो रिंकल्स के लिए करते हैं, या फिर फिलर्स हैं, वो 18 से पहले नहीं करने चाहिए। इट्स नॉट लीगल। ठीक है, लीगल भी नहीं है। नहीं, इट्स नॉट, FDA अप्रूव भी नहीं है, वो करने भी नहीं चाहिए 18 से पहले। हाँ, कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हो सकते हैं, जैसे अगर आप 15-16 की एज में हैं, को एक्ने है, तो कुछ हल्की सी केमिकल पील्स वी कैन यूज़, बट जो ये टॉक्सिन्स, फिलर्स, थ्रेड्स, ये चीज़ें आप 18 के बाद करेंगे। अब हर किसी की स्किन डिफरेंट है। अब देयर आर गर्ल्स जो नॉर्दर्न एरियाज़ की हमारी होती हैं, बहुत दे गॉट ब्यूटीफुल स्किन्स, बट आप देखेंगे 25-26 की एज में उनकी स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि उनकी शादियाँ नहीं हो रही होती हैं, रिंकल्स हैं, बूढ़ी लग रही है,
आई थिंक जैसे जब आपको इन्फेक्शन होती है तो आप उस टाइम पे एंटीबायोटिक लेते हैं, बिल्डिंग नहीं करते हैं। सो एक ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि 40s के बाद ही करना है हमने। आपको रिंकल्स आ गए हैं, डीप रिंकल्स हैं, इससे पहले कि वो इतने डीप हो जाएं कि बोटॉक्स भी उसको इतना हल ना कर सके, व्हाई डोंट यू गो फॉर इट व्हेन इट विल वर्क फॉर द 6 months। जब बोटॉक्स काम कर रहा होता है वो उन 6 महीने के लिए आपकी एजिंग स्टॉप कर देता है। इट एक्चुअली फ्रीजेस योर एज। तो इट रियली डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कब स्टार्ट करनी चाहिए, किस टाइम पे क्या ट्रीटमेंट चाहिए। ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट्स होते हैं, इट्स नॉट वन फॉर ऑल। आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं और अगर उसने वो ट्रीटमेंट किया है, अक्सर लोग आते हैं इन्होंने ये कहा हमें भी यही चाहिए, लेकिन उनकी स्किन डिफरेंट है, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट है, जरूरी नहीं है कि जो उनको सूट करेगा वो आपको भी सूट कर जाए। और जो लाइफ है बोटॉक्स की या जो डर्मल फिलर्स होते हैं उनकी लाइफ क्या होती है? 6 months बोटॉक्स 4 महीने के बाद वेयर ऑफ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड 6 months में कम्प्लीटली वेयर ऑफ हो जाता है, ठीक है। और फिलर्स डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, ठीक है, 10 months से लेके 1.5-2 साल तक, 1.5-2 साल तक। और फिर आपको उसको कीप रिपीटिंग देम, यू कीप रिपीटिंग देम, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग, दैट्स व्हाट आई टेल माय पेशेंट्स कि कई लोगों के ज़हन में ये, तो वही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये कोई वन टाइम जॉब है, हम एक ही दफ़ा करवाएंगे नहीं, और सारे मामलात हल हो जाएंगे। मैं सबको यही कहती हूँ कि आज तक बीपी जो कि ज़माने कदीम से एक चीज़ चल रही है, और शुगर का जो है उसमें भी आप दवाइयाँ लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कभी एक दवाई को करके कुछ अरसे के बाद वो काम करनी स्टॉप करती है, देन यू मूव ऑन टू अनदर मेडिसिन। सो इसी तरह यू मेंटेन इट, आप उसको मेंटेन करते हो, आप उसको ख़त्म, कोई क्योर नहीं है उसका, इट्स अबाउट मेंटेनिंग इट। आपकी स्किन भी इट्स अबाउट मेंटेनिंग इट। आप एजिंग के साथ आपकी जेनेटिक एजिंग भी चल रही है, आपकी एक्सट्रिंसिक जो धूप और स्मोकिंग या इन चीज़ों की वजह से, जैसे पोल्यूशन की वजह से चल रही है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, तो वो फिर साथ साथ आपको इसको मेंटेन भी करना है ना। अगर मैं ये कहूँ मेरी ड्राई स्किन है और मैं एक फेशियल करा लूँ और मेरी सारी उम्र के लिए ड्राइनेस खत्म हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अच्छा, ये जितने भी प्रोसीजर्स आप बता रही हैं, कितने आसान हैं टू मेंटेन या कितने मुश्किल हैं टू मेंटेन? They're not very difficult to maintain. कुछ प्रोसीजर्स डेफिनेटली, क्योंकि प्रोडक्ट महंगा है तो वो महंगे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी हैं जो आप अपनी स्किन को, कुछ लोग कहते हैं ना रिवर्स हो जाए एजिंग, जिस थ्रेड्स कर लिए बोटॉक्स, कुछ कहते हैं नहीं हम जैसे हैं बस इतना रहे, इससे आगे ना जाए, इसी को मेंटेन करना है, तो वो ट्रीटमेंट्स इकोनॉमिकल होते हैं, और वो फिर पैकेज भी बना के दिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। वंस अ मंथ अगर आप आके 3-4 सेशंस, मंथली 1 सेशन करके लें, उसके बाद देन यू गो ऑन मेंटेनेंस वंस इन 3 months 4 months डिपेंडिंग ऑन योर स्किन अगेन। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, क्वैकरी भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, फिर ऑब्वियसली लोगों की स्किन को भी, उनके ट्रस्ट को भी, फिर जिन लोगों से वो मिलते हैं वो भी जब इस तरह की जब डिटेल्स आगे शेयर करते हैं, तो फिर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो ऑब्वियसली कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिन लोगों से आप अप्रूव भी हैं, फिर आप लोगों के लिए भी बड़ा इशू बनता है कि ट्रस्ट जो लोगों का है वो बड़ी मुश्किल से डेवलप होता है। मुश्किल से डेवलप तो होता है एक्चुअली। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गलत चीज़ें भी दिखा रहे हैं फेस के लिए, विद दैट मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो ऑथेंटिक है ना, अगर कोई आपको कोई बात बता रहा है सोशल मीडिया पे, तो उसका रेफरेंस उनसे पूछें कि व्हाट इज़ द रेफरेंस, व्हाट इज़ द रिसर्च, एंड मेक श्योर दैट दे आर इधर कोई मेडिकल से रिलेटेड, जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान में नहीं लेकिन नर्सेज यूके अमेरिका में दे कैन परफॉर्म एस्थेटिक्स, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग होती है, दे आर ट्रेंड वेरी वेल इन दोज कंट्रीज़। यहाँ पे डॉक्टर्स आर अलाउड, MBBS डॉक्टर्स। तो अब ये देखें कि आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जा रहे हैं या आप किसी लेमैन के पास जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ सैलून्स में भी स्टार्ट हो गया है ये। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने लगा था कि हाइड्रा फेशियल अब हम देख रहे हैं कि तमाम सैलून्स कर रहे हैं, और बहुत से डॉक्टर से हमारी पहले भी बात हुई तो उनका कहना यही कहना था कि ये बिल्कुल जो ट्रेंड लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन होने चाहिए तमाम जो प्रोसीजर्स हैं जो आमतौर पर सैलून्स पे हो रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगी। मैं हर सैलून की बात नहीं करती, कुछ मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं फॉर एग्जांपल जिनके एक्ने की स्किन होती है, उनको जो फेशियल्स करते हैं उनको बता रही होती हैं आप विटामिन C सीरम यूज़ कर लें। विटामिन C सीरम एक्टिव एक्ने पे यूज़ नहीं किया जाता, उसके स्पॉट्स के लिए किया जाता है जब एक्टिव एक्ने ख़त्म हो जाता है। इट विल एक्चुअली फ्लेयर इट अप और मज़ीद इरिटेट करेगा आपकी स्किन को।
तो जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट्स का, आप किसी को कैसे बता सकते हो इस चीज़ का, और वो फिर लगाते हैं, उनका एक्ने मज़ीद वर्स होता है। एंड देन जब हम हाइड्रोफेशियल करते हैं, हर स्किन के लिए डिफरेंट सिरम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, और कुछ पील्स हम यूज़ करते हैं जो कि सिर्फ प्रोफेशनली डॉक्टर्स को ही अवेलेबल होते हैं। और जो हाइड्रोफेशियल के जो सक्शन के अंदर जो पानी लगता है, जिसे हम हाइड्रोडर्म एब्रेजन कहते हैं, उसमें भी स्पेशल सिरम्स यूज़ होते हैं, वो खाली पानी नहीं होता, वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन होता है। ठीक है। अच्छा, एक्नी के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पोस्ट एक्नी स्कार्स हैं, जो कि फिर आपके स्किन पर खड्डे से बन जाते हैं। जी। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए क्या फेस पीआरपी है या डर्मल फिलर्स हैं, या ऑब्वियसली फिलर्स डू वर्क, यस, बट देन अगेन 6 माह, क्योंकि बहुत पतला फिलर डलता है, सुपरफिशियल थोड़ा डालना होता है, तो लेस डेंस फिलर जिसको कहते हैं, तो वो 6 माह से ऊपर रहता नहीं है। ठीक है। तो जनरली आप उसको खुद से कोलेजन इंड्यूस करें। देयर आर थ्रेड्स बिल्कुल पतले पतले माइन्यूट जो हम स्किन में डालते हैं, तो वो कोलेजन बनाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा देयर इज़ माइक्रो नीडलिंग विद पीआरपी। आजकल एक पीआरएफ आया हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड, दैट हेल्प्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है, लेजिंग रिसर्फेसिंग होती है। अभी हम याग लेज़र्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं। बट देन इसके सेशंस होते हैं, एंड आई थिंक एवरीथिंग, जहाँ पे भी आप जो भी ट्रीटमेंट करें एक्ने का, उसको अगर आप कंबाइन करें स्कार्स का, अगर पीआरपी के साथ कंबाइन करें, इवन इफ़ यू गेटिंग लेजर्स डन, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बट मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं। एंड द सूनर यू गेट इट द बेटर। जितना लेट करवाओगे उतना कम फ़र्क पड़ेगा, जितना जल्दी कराएंगे उतना ज़्यादा असर आएगा। ठीक है। जैसे आपने नाम लिया माइक्रो नीडलिंग, तो वो सुन के भी थोड़ा सा डर लगता है कि नीडल्स आपके फेस पे, ऑब्वियसली उसको फिर प्लाज्मा भी इंजेक्ट होना है, तो वो कितना पेनफुल प्रोसीजर है? इट इज़ नॉट पेनफुल, इट्स बहुत माइल्डली पेनफुल होता है, लगता बड़ा डरावना है, खून निकल रहा है, नीडलिंग हो रही है, पर इट्स नॉट एट ऑल व्हाट इट लुक्स लाइक। एक तो हम नमिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, फेस बिल्कुल सुन हो जाता है। ठीक है। और जब उसका इफेक्ट ख़त्म होता है तो आपको हल्की सी इरिटेशन रहती है, तो वो पहली दफ़ा बहुत सारे लोग बहुत डर रहे होते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, ये होगा, बट नेक्स्ट टाइम बड़े खुशी खुशी खुद ही आते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको जो एहतियात है वो भी फिर करनी है, धूप से भी आपको बचना है, धूप से स्किन को बचना है, सेफ रखना है, ताकि हीट से बचना है, मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर करनी है, बिकॉज इट्स आपको एक कंट्रोल्ड इंजरी दे रहे हैं ना हम, तो उसको आपने एक बड़े अच्छे तरीके से ख्याल करना। आपकी स्किन थोड़ी ड्राई भी होगी, सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी करना है, कुछ सूदिंग क्रीम्स देते हैं, उसको कोई ना कोई यूज़ करनी है। ठीक है। अच्छा, जितनी तेज़ धूप अभी पाकिस्तान में आजकल के मौसम में है या गर्मियों में जिस तरह से रहती है, सन ब्लॉक का बस थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, और खुद से कैसे हम ये तशखीस अपनी करें कि हमें कौन सा सन ब्लॉक सूट करेगा। देखिए बहुत सारे, अगेन वी हैव टू गो टू सम स्पेशलिस्ट। नहीं, यू शुड गो टू अ स्पेशलिस्ट, लेकिन एक बात ज़रा जहन में रखें कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो गो फॉर जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑयली करेंगे मज़ीद आपकी स्किन को, तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ऑयली स्किन में। ड्राई स्किन के क्रीम बेस्ड जो है सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, एंड गो फॉर गुड ब्रांड्स जो कि इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हैं, बिकॉज उनके कोई, अब obviously I'm not going to name any names, but there are some very good brands on the market जो internationally भी यूज़ होते हैं। अगर आप वो यूज़ करें तो it's better if you can't go to a specialist for some reason। तो सन ब्लॉक यस, और कम से कम 15 मिनट पहले घर से निकलने से या धूप में जाने से आपने पहना है, वरना फ़ौरन लगा के जाएंगे तो वो एफिकेसी नहीं होगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर नदा हसन सैयद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पंजाब में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पीडीएमए के मुताबिक आज 22 जुलाई से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों का इम्कान है। 23 से 24 जुलाई के दौरान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश बरसने की तवक्को है। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोधा, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन्स में मानसून बारिशें भी मुतवक्के हैं। पीडीएमए के मुताबिक मौसमी सूरत हाल के बारे में मुतल्लिका इंतजामिया को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान काठिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। बड़े शहरों की इंतजामिया भी अलर्ट रहे और पेशगी इंतजाम भी मुकम्मल करे। पीडीएमए ने कमिश्नर्स, डीसीज, वासा, महकमा आपाशी, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। इस हवाले से डीजी पीडीएमए का कहना है कि पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान
दरियाओं और डैम्स में पानी की सूरत हाल नॉर्मल है। अवामुन्नास से इल्तमास है कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पुरानी इमारतों, खंभों और आसमानी बिजली की गरज चमक से बचाव के लिए महफूज मकामात पर ही रहें। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास साहब ने। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस स्पेल के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, हमें अपडेट कीजिएगा, कितना हैवी स्पेल हो सकता है ये, या नॉर्मल स्पेल ही है? ये बारिशों का जो अब स्पेल शुरू हो रहा है, तो ये एक तो उसका पहलू ये कि बड़ा खुशगवार है और पहले से अच्छी बारिशें होंगी और ठंडी बारिशें होंगी। इससे ये होगा कि जब बारिशों की मकदार ज़्यादा होगी तो ग्राउंड जो है उसका जो है बारिश ज़्यादा होने से उसका टेम्परेचर ज़मीन का कम हो जाएगा, जिससे जो हमारा पिछले दिनों जो शदीद किस्म का हबस और गर्मी है उसमें वाज़े तौर पर कमी आएगी। और दूसरा ये कि इसमें से जो बारिशें आज तक हुई हैं उसमें कश्मीर में जो हमारा मानसून का असल इलाका है, सियालकोट, कश्मीर, बालाकोट, मुजफ्फरा, उसमें कम बारिशें हुई। कश्मीर में नॉर्मल से कम बारिशें हुई हैं इस अरसे में। तो अब जो स्पेल आ रहा है ये, इसमें भी अच्छी बारिशें, और एक अगला स्पेल जो है 28 तारीख से वो भी आ रहा है। तो इस जुलाई के बाकी दिनों में बड़ी अच्छी बारिशें हो जाएंगी और उसमें दरियाओं में भी जो पानी की मकदार बेहतर होगी और नदी नालों में। लेकिन फिलहाल इससे कोई बड़े सैलाबी सूरत हाल का खतरा नहीं है, क्योंकि दरियाओं में भी पानी बड़ा कम है और डैम्स में भी बड़ी गुंजाइश है। तो इस लिहाज से तो ये होगा कि ये बारिशें बड़ी वेलकम किस्म की बारिशें होंगी, खुशगवार बारिशें होंगी। इसमें से कोई बहुत बड़ी जो है तो सैलाबी सूरत हाल का खतरा नहीं। अलबत्ता जो सियाल अपने दरियाए चनाब के और रावी के नदी नाले हैं जिनकी कैपेसिटी बड़ी कम है, उनमें से थोड़ा पानी का इजाफा होने से थोड़ी जो है उन इर्द गिर्द के उनके किनारों पे जो लोग बैठे हैं उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी दरियाओं में कोई सूरत हाल ऐसी खराब होने वाली नहीं है। ठीक है शाह साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दरियाओं की सूरत हाल भी इस वक्त नॉर्मल है, डैम्स की सिचुएशन के हवाले से भी एक तो अपडेट कीजिएगा। सेकेंडली, लेकिन फिर जब बारिशें होती हैं, ये सीज़न जब भी स्टार्ट होता है, जब भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाता है, फिर हम देखते हैं कि दरियाओं में सिचुएशन भी ख़राब हो जाती है, पानी की जो मकदार है फिर वहाँ पर भी बढ़ जाती है। जी, तो वो सूरत हाल उस वक्त आती है जब हमारे डैम या इंडिया के डैम तकरीबन 80% तक भरे हुए हों, तो फिर वो पानी छोड़ने की सूरत है। अब तो जो डैम्स हैं वो 50% से भी नीचे हैं और अभी जो है वो एक दो बारिशों के बड़े स्पेल जो तो उसमें से बड़ी आसानी से अकोमोडेट हो जाएंगे। नॉर्मली ये सूरत हाल पैदा होती है अगर रूटीन का जैसे सीज़न चल रहा है तो 10 अगस्त के सेकंड वीक के बाद ये सूरत हाल पैदा होती है कि जब डैम आपके भरे होते हैं, फिर आपको उस गुंजाइश को मेंटेन रखने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए पानी डैम से छोड़ना पड़ता है। अभी तो जितना पानी है ना, इतनी बहुत बड़ी बारिशों का अभी एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि जो बहुत बड़े जो है दरियाओं में सैलाबी रेला बनाए, लेकिन जितना होगा वो तो बड़े अच्छे तरीके से डैम्स में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और जिन शहरों का हमने जिक्र किया है जिनमें रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा है, फैसलाबाद है, साहिवाल है, लाहौर है, यहाँ पर भी अर्बन फ्लडिंग का कोई खतरा ऐसा मौजूद नहीं? जी, इनमें शहरों में तो देखिए हमारे यहाँ जी शाह साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। ये कि उसमें से ये जो निशेबी इलाके हैं शहरों के, उसमें से ड्रेनेज का मसला हो सकता है, क्योंकि आजकल बारिश जो होती है वो उसकी मकदार जो है काफ़ी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। आज के खास तौर पे 15 जुलाई के बाद जो है और एंड अगस्त तक ये पीक सीजन होता है मानसून का, जिसमें बड़ी बारिशें होती है। तब हम उस फेज में है कि जिसमें से 1 घंटे में 40-50 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है। तो हमारे जो वासा के सिस्टम है ड्रेनेज की, उसकी कैपेसिटी 25-30 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो अगर होगी तो उसमें से डेफिनेटली ऐसी सूरत हाल बनेगी कि जिसमें से नशेबी इलाकों में पानी होगा। लेकिन वो ये कि इनके सिस्टम में काफ़ी ये लोग एफिशिएंट है, लेकिन ये 2-3 घंटों में वो पानी निकाल लेंगे। दूसरा इसमें एक और इशू भी होता है कि बारिश होती किस टाइम है। अगर बारिश लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग होती है, जब नॉर्मली पानी जो है इनका ट्यूबवेलों का इस्तेमाल कम हो रहा होता है, तो इनका ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके ड्रेनेज खाली होती है। अगर सुबह 6 बजे के बाद 10-11 बजे तक होती है तो वैसे ही पानी इस्तेमाल होता है, इनका सिस्टम पहले ही फुल चल रहा होता है, तो फिर बारिश का पानी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर बारिश लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग हो जाती है तो फिर वो ड्रेन आउट जल्दी हो जाता है, उसमें टाइम का इशू होता है। ठीक है शाह साहब, एक आखिरी कमेंट कीजिएगा नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से, जो टूरिस्ट हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी है?
देखिए ये स्पेल जो है ना, पहले स्पेल जो थे वो नॉर्दर्न एरिया तक इतने बड़े नहीं थे। इनमें ये है कि नॉर्दर्न एरिया में भी अच्छी बारिशें होंगी, तो उसमें ये है कि एक तो डे टू डे जो हमारी फोरकास्ट को देखते रहें, दूसरा ये है कि ये जो 2-3 दिन है इनको अवॉइड कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मौसम और पहाड़ों पे भी खुशगवार हो जाएगा, तो उनको जाने के लिए आसानी भी होगी और उसको एंजॉय भी कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब पाकिस्तान में भी बेपनाह मकबूल है और सिर्फ वीडियोस देखने के लिए ही नहीं बल्कि लाखों शहरी वीडियोस बनाकर कमाई के लिए भी यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। इदारे ही नहीं बल्कि शहरी भी अपनी वीडियोस यूट्यूब पर डालकर बड़ी रकूम हासिल करते हैं, जबकि पाकिस्तान में तो बेशुमार लोग फैमिली व्लॉग्स बनाकर भी यूट्यूब से भारी मुआवजा कमा रहे हैं। फैमिली व्लॉगिंग को आसान अल्फाज में यूँ बयान किया जा सकता है जैसे कि वीडियो ब्लॉग के ज़रिए आप अपने कुंबे या फिर ख़ानदान के दिन भर के जो मामूलात हैं उनको सोशल मीडिया की नज़र करते हैं और इस दौरान इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जाता कि कौन सी हरकत सोशल मीडिया पर दिखाई जा सकती है और कौन सी नहीं, और ना ही इस बात का ख्याल रखा जाता है कि घर की ख़वातीन किस लिबास में वीडियो बना रही हैं या बनवा रही हैं। हाल ही में कुछ फैमिली व्लॉगर्स के ऐसे स्कैंडल्स भी सामने आए हैं जिनसे बात पूरी तरह से वाज़ेह हो गई है कि ऐसा करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ शोहरत और ज़्यादा आमदनी की लालच में ऐसा करते हैं और उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी बहनों, बेटियों, बीवियों और माओं के बारे में क्या कहा जा रहा है। अब तक इस सिलसिले को इतना फ़रोग मिल चुका है कि आपको बहुत से घर ऐसे मिल जाते हैं जिनकी ख़वातीन सिर्फ इसी काम पर लगी हुई है और मर्द ये सब कुछ ना सिर्फ खुश दिली से कबूल कर रहे हैं बल्कि वो खुद इस काम में बढ़ चढ़ कर उनका साथ भी दे रहे हैं। अगर ये कोई कारोबारी सिलसिला होता या फिर किसी किस्म की स्किल्स होती जिनको इस्तेमाल करके आमदनी का हुसूल मुमकिन बनाया जा रहा होता तो फिर तो यकीनी तौर पर इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए थी कि लोग अपनी एक जायज़ हदूद के अंदर रह रहे हैं और उस हदूद के अंदर रहते हुए वो अपने लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ हो रहा है उससे महारत का कोई भी ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पर फैमिली व्लॉगिंग का जो कंटेंट है वो देखने वाले भी करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कम उम्र बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। ये कंटेंट उनके जहनों पर भी बहुत मनफी नकूश छोड़ रहा है और ऐसे कंटेंट से हमारे माशरे में क्या बिगाड़ पैदा हो रहा है, इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सोशल मीडिया एनालिस्ट हैं अक़दस वहीद संदेला साहिबा। उनसे बात करेंगे। अक़दस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज का जो दौर आ चुका है उसमें भी यही कहा जाता है कि अगर आपसे बच्चा फ़ोन मांगता है और तो दूसरे हाथ में आपको अगर बच्चे के कोयला भी रखना पड़े तो आप कोयला रख दें, फ़ोन उसके हाथ में ना पकड़ाएं। जितनी बड़ी मुसीबत ये बन चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो कंटेंट दिखाया जा रहा है स्पेशली वो ऐसा नहीं है कि बच्चे उसको देख सकें। डेफिनेटली अभी आपने फैमिली व्लॉगिंग की बात की। फैमिली व्लॉगिंग में आप देखें तो जिस तरह का कंटेंट है आपका नहीं ख्याल आप क्या अपने बच्चों के साथ उसको बैठकर देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स, पर्सनल लाइफ थिंग्स जो कि वो उसको दिखा रहे होते हैं। आपकी शादी हो रही है, आप शादी के सारे इवेंट दिखा रहे हैं, आप शादी के अगले दिन की वीडियो दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक जो आइडिया देना चाह रहे हैं लोगों को वो ऐसा नहीं है कि बच्चे उसको देख सकें। जहाँ तक आपने बच्चों की बात की, बहुत सारा ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कि अनफिल्टर्ड कंटेंट है। देखिए इंटरनेट जो है इट्स अ वास्ट वर्ल्ड, ठीक है, वहाँ पर हर चीज़ जो है वो मौजूद है। अब जब आप कोई वेबसाइट को ब्राउज करें तो वेबसाइट को तो नहीं पता कि बच्चा उसको देख रहा है या बड़ा उसको देख रहा है, तो वो कंटेंट आपके लिए फिल्टर तो नहीं करेगी, ठीक है ना। वेबसाइट पे तो जो कंटेंट पड़ा है वो आपको दिखाया जाएगा। ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, आपके जो घर के अडल्ट होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस तरह के कंटेंट से दूर रखें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर सेवरल सोशल इश्यूज़, या हमें लगता है कि इट्स अ स्टेटस सिंबल कि हम अपने बच्चे को अगर मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसको ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे के साथ और हम बड़े एक अच्छे हमारा एक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो दैट इज़ वाई वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग टू आवर चिल्ड्रन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने प्रोवाइड कर दिया है तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं कि आपने उसके कंटेंट को देखना भी है कि बच्चा क्या दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटे बच्चों को इतनी जल्दी नहीं दिखा सकते ये सारा कंटेंट, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग कि आप उनको बहुत जल्दी एक अर्ली एज में अगर आप एक्सपोज कर देंगे टू सोशल मीडिया और टू अदर थिंग्स तो वो डेफिनेटली बच्चा बड़ा होगा, वो बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ बड़ा होगा। बस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आजकल वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं सब कंटेंट ना देखूँ, खुद
भी, मतलब इस एज में भी आई ट्राई कि मैं इस तरह का कंटेंट ना देखूं। तो मैं देख रही होती हूँ कि बच्चे जो हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ मेकअप कर रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियाँ फिल्टर्स लगा रही हैं। एक छोटी बच्ची जो कि बड़ी हो रही है अभी, बिल्कुल शी इज इन अर्ली एज 10 ईयर्स 11 ईयर्स, और वो मेकअप कर रही है, वो फिल्टर लगा रही है। इसका मतलब है वो अपने आप से डिससेटिस्फाइड है। आप एक डिससेटिस्फाइड जनरेशन को ब्रॉट अप कर रहे हैं, उनको आगे लेकर जा रहे हैं। आपने बच्चे पैदा कर दिए हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे दी है, सिर्फ एज अ पेरेंट ये आपका काम नहीं है। आपका काम ये भी है कि आप अपने बच्चे को इस तरह के हार्मफुल कंटेंट से एक्सपोज होने से बचाएं। आप अपनी बेटियों को अभी से ये सिखा रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, तो यू थिंक कि आपने अपनी मतलब बच्चा है आपका, तो क्या मतलब बच्चे का काम है आपको पैसे ला कर दे, और अगर वो आप पैसे लाने के लिए आप उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, मासूमियत है उसको हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, और उन्हें हम मतलब वक्त से पहले ही हम एक मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि एक उनका जो बचपन था फिर वो उसमें गुजर जाएगा। बिल्कुल ऐसी, और फिर बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बच्चियां हैं जिन्हें फिर यही लग रहा है कि यही सब कुछ करना है, ये बहुत आसान है, इजी टू गेट मनी, तो क्या जरूरत है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने की। लेकिन ये तो किसी को नहीं पता कि कब यूट्यूब वाले पैसे देने बंद कर देंगे, तब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। हाँ, स्किल्स देखें, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ाती हूँ तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि ओके वी आर गेटिंग इजी मनी, सो व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, why do we need to get a degree, there is no need for it, we are getting good money out of it। वो बच्चे कहते हैं मैम हम आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो वे लाइक ऐसा नहीं है, these things are temporary, ठीक है। अभी जो एक ब्रेक डाउन हुआ है, everything was on halt, हर चीज़ रुक गई थी, ठीक है। Secondly, considering your country's situation, you don't know when things get banned or when you can't get money out of it, or the companies they change their policies, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये बिकॉज व्हेन एवरीबडी वुड मेक द कंटेंट, तो डेफिनेटली जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं फॉर इंस्टेंस यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एनीथिंग, वो एक टाइम के बाद अपनी पॉलिसीज़ को रिवाइज करना शुरू कर देंगे, और तब आप क्या करेंगे। सो स्किल सेट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब, मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर हर कोई यूट्यूबर बनेगा तो फिर डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, टीचर कौन बनेगा, क्या करेंगे। बनना बुरी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम, लेकिन साथ साथ किसी स्किल को भी डेवलप किया जाए, साथ साथ कुछ पढ़ाई की तरफ भी काम किया जाए, किसी बिजनेस की तरफ भी काम किया जाए। एग्जैक्टली, आप वो मनी इन्वेस्ट करें। डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री आपको हमेशा, मैं नॉट बिकॉज कि मैं जिंदगी में काम आती है, बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं काम आती है, तो यू विल नीड टू गेट अ स्किल सेट एज वेल। आप सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि आप यूट्यूब से अर्न करना, ठीक है। लेकिन अब ये भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से फिर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो ऑब्वियसली जब हम वो तमाम व्लॉग्स देखते हैं, हम यूट्यूबर्स के बड़े बड़े घर देख रहे हैं, उनके हम ट्रैवल डायरीज देख रहे हैं, उनके जब हम महंगी महंगी गाड़ियां देख, क्योंकि वो भी एक रेस चल रही है सोशल मीडिया पर, टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, कि कौन सबसे ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदेगा। तो बच्चे के ज़हन में तो ये आ रहा है कि ये लोग तो पैसा करोड़ों में छाप रहे हैं, तो इट्स वेरी इजी कि यही काम शुरू करते हैं, अपनी फैमिली को दिखाते हैं या फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी फैमिली का कंसेंट जरूर है, लेकिन वो पूरे मुआशरे पर क्या असर कर रहा है वो बड़ा खराब है। अच्छा, इसमें दो चीजें समझने की जरूरत है। पहली चीज़ है मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, योर ओन सेटिस्फेक्शन विद योर ओन सेल्फ। एक मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है, उसमें जो सबसे ऊपर चीज़ है वो आपकी सेल्फ स्टीम है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। द पीपल हु आर डूइंग इट, ट्रस्ट मी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देमसेल्व्स, ठीक है ना। दे नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्टेंट, मतलब जब आपको खुद पता होता है ना कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एज अ पर्सन विल यू बी ओके विद द फैक्ट कि आप अपनी शादी से अगले दिन अपनी वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है। या मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, उनकी वाइफ का कोई स्कैंडल आया। अब हमें नहीं पता था ऐसा कुछ भी, उन्होंने खुद उस पर एक वीडियो बनाई कि मेरी वाइफ की एक, और वो जो उन्होंने वीडियो बनाई उस वीडियो से ही हमने देखा सबको पता लग गया कि क्या हो रहा है। और उन्होंने वो जो वीडियो जो कि एक्चुअली किसी को भी नहीं देखनी चाहिए, वो उन्होंने खुद दिखाई, ठीक है। जब देखें, अगर तो आप मेरा नहीं ख्याल कि मोस्टली जो पाकिस्तान की कौम है या हमारे जो घरों का नॉर्मली ब्रॉटअप होता है, ऐसा होता है कि हम ये सब चीज़ें करने में कंफर्टेबल फील करें, ठीक है। तो पैसा डेफिनेटली आता है, लेकिन फर्स्ट थिंग ये टेम्परेरी है। दूसरी चीज़ ये कि ये आपके
आपकी ज़ात को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर आप मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं, अच्छे तरह से जो पैसा कमाते हैं, दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन, और एज अ ह्यूमन बीइंग योर ओन सेटिस्फेक्शन, योर इनर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरा ये कि ये गाड़ियाँ देखकर, गाड़ी आप पढ़ के भी कमा सकते हैं, मतलब ये तो बहुत एक माइन्यूट नंबर ऑफ पीपल है ना, एक स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि इस तरह से अर्न कर रहे हैं। बाकी जिनके पास गाड़ियां, क्या वो भी सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है। जो आपके इतने बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हैं, क्या वो सारे यूट्यूबर्स हैं? नहीं ना। तो डेफिनेटली पैसा कमाने का और भी तरीका, और भी बहुत से तरीके, और शॉर्टकट पे ना जाए, शॉर्टकट कभी भी काम नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया एनालिस्ट अक़दस वहीद संदेला साहिब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर अफगान शहरियों के हमले पर जर्मन सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ अफगान शहरियों की जानिब से फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा बोला गया, पथराव भी किया गया और पाकिस्तानी परचम भी उतारा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तानी परचम जलाने की कोशिश भी की। ज़राए दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने काउंसिल खाने पर हमले के मामले पर जर्मन सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। ज़राए दफ्तर खारजा ने बताया कि जर्मन सफ़ीर को फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसलेट वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। इससे कबल पाकिस्तान के सिफारती हुक्काम ने जर्मन वज़ारत खारजा से एहतजाज भी किया था और फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों के हाथों पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर पथराव और पाकिस्तानी परचम उतारने के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा भी किया था। दफ्तर खारजा हुक्काम के मुताबिक जर्मन हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात कराने की यकीन दहानी भी कराई है। इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताते चलें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच ने कहा है कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से काउंसिल खाने पर हमले की मजम्मत करते हैं। वायाना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की यह जिम्मेदारी बनती है कि काउंसलर अहाते के तकद्दुस की हिफाजत करे और उनकी सलामती को भी यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इससे काउंसिल अमले की जान को ख़तरा लाहक हुआ है। हम जर्मन हुकूमत को अपने शदीद एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। जर्मन हुकूमत पर जोर देते हैं कि वायाना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जर्मन हुकूमत जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारती मिशन अमले की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। यह इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिस हवाले से हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से हम कुछ बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से दावा किया गया है कि बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ इस वक्त खड़ी है और दोनों जमातों में इस बात पर भी इत्तेहाद है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अता तारड़ ने और उनका ये कहना था कि बनू में ताजरों का एक एहतजाज था, उसमें कुछ लोग इनके शामिल हो गए। इनके लोगों ने उस जगह पर पहुंचकर फायरिंग कर दी जिससे भगदड़ मची और 22 अफराद जख्मी भी हुए हैं। PTI की एक कोशिश थी कि फौज पर इल्ज़ाम लग जाए कि सिविलियंस को मारा गया है। उन्होंने कहा कि बनू वाली साजिश भी आपके सामने है और जो सूरत हाल हम देख रहे हैं KP हुकूमत इस हवाले से कुछ भी कहती रहे, इस तमाम तर सिचुएशन में इस वाक़े में आपके लोग मुलव्वस हों, उसकी तहकीकात आप खुद कैसे करवा सकते हैं। तो वफाकी वज़ीर की जानिब से दावा भी किया गया है कि बानी PTI पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी भी हुकूमत के साथ है। उन्होंने कहा है कि PTI दहशतगर्द जमात है और हम यही समझते हैं कि यह मुल्क के लिए ख़तरा है। ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के जो उसूली फ़ैसले हैं उस पर भी अभी मुशावरत जारी है और उनका ये कहना था कि बैनुल-अक़वामी जरीदे में आर्टिकल ये आया है कि बानी PTI को डेथ सेल में रखा गया है। शहबाज शरीफ को कमर की तकलीफ के बावजूद भी बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, जबकि बानी PTI के ये अल्फाज थे कि मैं AC उतार दूंगा, TV बंद कर दूंगा, दवाइयाँ नहीं जाने दूंगा। लेकिन अडियाला जेल में इस वक्त वो खुद मौजूद हैं और उनका एक प्रेसिडेंशियल स्वीट उनके पास है। उनके पास जेल में एक्सरसाइज मशीन है, वॉक करने के लिए गैलरी है। दूसरी तरफ हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफ़क़त महमूद ने भी सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये किसी भी दबाव का नतीजा भी नहीं है, ना ही किसी और पार्टी में जाने का उनका इस वक्त इरादा है। और कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमने मुस्लिम लीग नून में भी देखी, जहाँ पर आसिफ किरमानी साहब ने भी मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि वह नवाज़ शरीफ की कल भी इज़्ज़त करते थे, आज भी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये वो नवाज़ शरीफ नहीं है जिन्हें वो जानते थे। आसिफ किरमानी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के बंदे आ चुके हैं, ये नून लीग के चेहरे नहीं हैं। उनका ये कहना था कि अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ तो उन्हें बहुत ज़्यादा हुई है क्योंकि उन्होंने अपने एक
वफादार साथी को पीछे छोड़ दिया है। मुस्लिम लीग नून में अब गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके हैं। आसिफ किरमानी ने कहा कि लग इस तरह से रहा है कि नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया है। नवाज शरीफ का मैं पहले भी एहतराम करता था, आज भी करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन ये वो नवाज शरीफ नहीं है जिन्हें वो जानते थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर, पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूं और मुस्लिम लीगी घराने का मेंबर बनकर ही मरना चाहता हूं। 18-20 साल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून को देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का बहुत करीबी साथी रहा। मियाँ साहब को मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप पब्लिक में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि सब अच्छा नहीं है, हकीकत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा। सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राणा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी से स्टार्ट करते हैं। आसिफ किरमानी साहब की जो स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग नून तो उन्होंने छोड़ दी, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त उन्हें बेबस दिखाई दे रहे हैं, ये वो पहले वाले नवाज शरीफ नहीं हैं। क्या किस कॉन्टेक्स्ट में आपको लगता है कि ये बात उन्होंने की होगी? और जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक में जाएं, पब्लिक का रिएक्शन देखें, आपको हकीकत का अंदाजा तब होगा। जी बहुत शुक्रिया। आसिफ किरमानी साहब से हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और एक दौर में इनका जाहिर है ये नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी थे, सारा वक्त साथ होते थे। और आज नवाज शरीफ अगर इनसे नहीं मिल रहे तो ये कल किसी और को अपनी मर्जी के अलावा नहीं मिलने देते थे। ये हमारा मसला होता है कि जब हम किसी शख्स, वो अपोजिशन लीडर हो या वजीर आजम हो, जब हम उसके साथ होते हैं तो हम चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग मिलें जिसे हम चाहते हैं। तो अब एक ऐसे वाक़े के बाद जो इनके साथ पेश आया था और पीटीआई के दौर में, उसके बाद से ये नवाज शरीफ से दूर होते चले गए। वो एक वीडियो चली थी इनकी, बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद से ये दूर थे और हर एक शख्स का अपना हक है कि वो फैसला ले कि वो कब पार्टी में रहता है उसे, और पार्टियों का अपना फैसला होता है कि कब किसी को फारिग करना होता है। मुशाहिद हुसैन सैयद 6 साल मुस्लिम लीग के सेनेटर रहे, लेकिन आप देख लें कि उन्होंने एक मुसलसल चुप रखी। वो इंटरनेशनल अफेयर्स पे बात करते थे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे बहुत कम। पाक चाइना उनका इंस्टीट्यूट था, वो उसी हवाले से सरगर्म रहे। स्टैंडिंग कमेटी फॉरेन रिलेशन सेनेट के चेयरमैन रहे। वो घूमते फिरते रहे, लेकिन अपनी पार्टी के लिए वो कभी करीब ना हो सके। उनका पहला ख्याल ये था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म 2018 में हमें बनवाना है, जो ना बन सके। और उसके बाद से वो अब खैराबाद ही कह गए और बातें भी वो बड़ी अच्छी करते हैं। इसी तरह आसिफ किरमानी साहब हैं, आपके और हमारे लिए, मीडिया के लिए वो हॉट केक बने रहेंगे कि क्या वो इंटरव्यू देते हैं, कब देते हैं। बहुत सारी चीजें जाहिर है जब इंसान साथ होता है। बहुत अच्छी बात होती है कि ग्रेस के साथ कोई रुखसत हो, सेनेट का टिकट ना मिलना ये भी एक बड़ी वजह होती है कि अब क्या किया जाए। तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है, वो जो भी बयान दें। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज से नवाज शरीफ इल्म में नहीं है या ला ताल्लुक है। खामोश रहना उनकी हिकमत अमली है, उस पर हम सब बात कर सकते हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे, कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आमिर साहब इसी तरह से हम देख रहे हैं बहुत से नजरियाती कारकुन हैं जो मुस्लिम लीग नून के, जिनमें जावेद लतीफ़ साहब भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी हैं, इवन विद इन द पार्टी इस वक्त जो साद रफीक भी हैं, वो भी हमें उस तरह से मंजर आम पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उनका जो गिला है वो नवाज शरीफ साहब से ही है। तो वो पार्टी किसकी है? गिला भी उसी से होगा। साद रफीक साहब हमेशा से इसी तरह हैं। वो जब वजीर थे तो वो सिर्फ वजारत के असीर थे। वो उन्होंने बेहतरीन काम किया रेलवे में, एविएशन में। उनकी पॉलिसी से बहुत सारे लोग खफा थे। उनका ख्याल था मैं पीआईए को चला लूंगा, वो नहीं चला सके क्योंकि वहाँ कुछ पीपल्स पार्टी की बंदिशें ऐसी थी, बावजूद नाराजगी के रेलवे में ये किसी की नहीं मानते थे, उन्होंने चलाया। लेकिन वो बड़े अपनी जिद्दोजहद करने वाले हैं, काम करने वाले आदमी हैं। उनको आप इन लोगों के साथ इस तरह नहीं मिला सकते। वो आज भी अपनी बरमला आज़ादी इज़हार राय का इजहार करते हैं, चाहे वो आईपीपीज़ की पेमेंट हो, वो किसी से नाराजगी हो या राजगी हो, वो बिल्कुल खामोश नहीं होते। पार्टी की आदत के साथ भी राब्ते में रहते हैं। जावेद लतीफ़ साहब का जब से उनको पकड़ा गया था, उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है कि लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब वो जो मौक़िफ़ अपनाते हैं आप और हम जो रोजाना सुनते हैं, वो पार्टी के अंदर है। मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी तो पार्टी छोड़ चुके हैं, अपनी नई पार्टी बना चुके। तो गिले शिकवे तो शाहिद खाकान ने नवाज शरीफ से नहीं किया। आप देख लें, उनको एक जैसा सबको इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आमिर साहब अभी बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब हमें वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 का जो फैसला है उस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है, लेकिन ये जो डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इतना आसान है या इतना ये दुरुस्त अमल है किसी भी पार्टी को बैन कर देना?
देखिए, ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है जब आइन के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है, और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये ख्वाहिश से ज्यादा फैसला अता तारड़ साहब ने अनाउंस किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का छोटा सा रिएक्शन आया, पीपल्स पार्टी का मिला जुला रद्द अमल आया, उनके लोगों ने भी बात की जैसे मुस्लिम लीग नून के अंदर कर रहे हैं, और आखिरी बात वो ये करते हैं कि पार्टी फैसला करेगी, और अब वो बुला भी रहे हैं इजलास, और सदर पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों पे गवर्नमेंट की लीगल टीम ने जाके ब्रीफ किया है, और उसमें अता तारड़ भी मौजूद थे। शायद इसी बुनियाद पे उन्होंने ये बात कही कि आर्टिकल 6 पे पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। उन्होंने नैयर बुखारी का हवाला भी दिया, तो ये तो बेहतर पीपल्स पार्टी बता सकेगी कि वो बिल्कुल ये ठीक बात कही है, क्योंकि अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो पार्टी की पाबंदी है उसके ऊपर पीपल्स पार्टी खुद नैप जो आज ANP है उस पर पाबंदी लगा चुकी। इमरान खान खुद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंडियन फंडेड पार्टी कह के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत उसको बैन कर चुके और फिर उसको खत्म भी कर चुके। आज अगर मुस्लिम लीग चाहती है और अपने तादियों से बात कर रही है तो देखें, क्योंकि ये आसान काम इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का रास्ता नहीं है। जो अपनाया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए PTI ने, उनकी गवर्नमेंट ने, इमरान खान की सदारत में काबीना ने किया था। ये फैसला जाएगा, गवर्नमेंट जो भी कर ले इसको 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, रेफरेंस फाइल होगा और सुप्रीम कोर्ट की बात ही हतमी होगी। और उसके लिए जाहिर है कि आपको पता है बेशुमार क्वेश्चन होने हैं, वहां पे वकला भी खड़े होंगे दोनों तरफ से, और जो सवाल जवाब होंगे उसका जवाब कानूनी पहलू में सबूत के साथ देना होगा। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी इसीलिए कह रही है, खुद विद इन मुस्लिम लीग भी बात आई है कि हमें पहले सोच लेना चाहिए, तादियों से बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद जाके इस पे हतमी नतीजे पे जाएं। तो जो अता तारड़ ने हतमी नतीजा सुनाया था 4 फैसलों की सूरत में, बहरहाल एक फैसले पे उन्होंने कहा है वो मान गए हैं ये बात कि हाँ अभी हमें मुशावरत जारी है, इन्हें जल्दी में अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी जब बात नहीं की थी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और PMLN एक पेज पे हैं पाबंदी लगाने के हवाले से, उनकी सोच यकसा है। अब देखते हैं कि किसकी सोच प्रिवेल करेगी और किसको पीछे हटना होगा। ठीक है, तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक पेज पर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक पेज पर है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो आपको लग रहा है कि बन्नू में जो वाकया हुआ है उसके बाद काफ़ी तकवीयत मिली है फिर इस डिसीजन को, जिस तरह से हम देख रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से फायरिंग हुई है, जिस तरह से एंटी स्टेट नारे वहाँ पर लगाए गए हैं, जो कोशिशें वहाँ पर की जाती रही हैं, और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें उनके जितने भी फैन पेजेस हैं, जो फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे करने की तो यही कोशिश की जा रही है कि जो कुछ करवाया है वो फौज ने करवाया है, और किसी ना किसी तरह ये कोशिश की जा रही है कि फौज पर इल्जाम लग जाए कि उन्होंने सिविलियंस को मारा है। देखिए, 2 चीजें हैं, बन्नू में क्या हुआ वो देख लिया जी। इस्लामाबाद में PTI के पार्लिमानी पार्टी की जो रैली थी उसके अंदर ISI के खिलाफ नारे लगे और वजूहात हर एक ने अपनी अपनी दी हैं। 20 तारीख को इमरान खान ने कहा कि बन्नू में फौज ने फायरिंग की बराह रास्त, ठीक है। 21 को PTI की जो KP में गवर्नमेंट है उन्होंने इस वाक़े की तरदीद कर दी कि फौज ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो अब इन्वेस्टिगेशन हो चाहे वो जुडिशल हो, वो बड़े आला सतह पे होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वजाहत से बताया जा रहा है कि वहां पे जुलूस के अंदर से, और कुछ वीडियोस भी आ गई हैं कि जब अंदर से फायरिंग शुरू हुई, कोई बराह रास्त फायरिंग। आज सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है PTI का स्पेशली, फिर PTM वहां पे मौजूद थी। आपको पता है PTM के लिबादे में अफगानियों ने जर्मन हमारे कॉन्सुलेट पे हमला किया, हमारा झंडा उतारा। ये गुस्से के इजहार हैं जहां पे जर्मन गवर्नमेंट खुद नहीं उनको परमिट दे रही है अफगानियों को। तो ये चीजें PTM का एजेंडा भी सामने आ रहा है। अब ये इशू ये रह गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों से कब तक काम चलाया जाएगा, हमारी अदालतें कब तक जमानतों पे जमानत देती रहेंगी, इसका बैठ के हल तो निकालना है। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर तफरीक ना हो, इसके लिए अगर आपको आनी आत कहने की हद तक है तो फिर उसको बंद कर दें, अगर है तो सजाएं दिलवाएं अदालतों के जरिए लोगों को, ताकि लोगों को इबरत भी हो कि अब अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो ये लोगों को सजाएं दी जा रही है। मसला यही है कि बातें बहुत हो रही हैं, सजाएं नहीं मिल रही लोगों को, और फिर लोग खुल खुल के बातें करते जा रहे हैं और सामने आते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस सिचुएशन पर फिर यही कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी कहीं ना कहीं से तो कोई फैसिलिटेशन है जिसकी बिना पर ये सब हो रहा है, क्योंकि इट्स बीन मोर देन अ ईयर। साइफर केस को अगर हम देख लें, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया 9 मई के केस को देखते हुए, उससे ज्यादा टाइम हो गया 190 मिलियन पाउंड के केस को देखते हुए। उसके अलावा जितने तमाम केसेस थे उसमें रिलीफ भी मिल रहा है, वो बोगस केसेस भी साबित हो रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम केसेस भी बोगस साबित हो जाएंगे? देखिए, साइफर में एक लकूना मौजूद था कि जिस तरह जल्दी में सजाएं दिलवाई गई मातहत अदलिया से, तो फिर वो क्वेश्चन तो आ गया ना कि आपको तमाम चीजें पूरी करनी चाहिए थी। 190 मिलियन पाउंड बिल्कुल चल रहा है, आज भी उसकी पेशी है,
और इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की 2 केसेस में पेशी है। एक में वो जो 190 मिलियन पाउंड है उसका चल रहा है, और तोशाखाना के नए रेफरेंस में उनका रिमांड जो 8 दिन का था उसकी फर्दर एक्सटेंशन के लिए है। आज वो लोग सहाफियों से भी बात करेंगे दोनों। उनकी वाइफ ने अली जफर साहब पे बड़ा सख्त इल्जाम लगाया है कि उनको फैसिलिटेशन थी, अटक किले के अंदर दरवाजे खुलते थे और खान साहब को वो गद्दा नहीं लेके दे सके थे। तो जो अंदर की लड़ाई है जो दाएं बाएं से आती थी, अब वो बराह रास्त खान साहब की अहलिया की तरफ से आई है। इंतजार करें कि जब उनकी हमशीरा बोलेंगी और वो क्या बोलती हैं, वो उनको किसने डिच किया है, शायद वो भी बोलें। इशू ये है कि सहूलत अगर हम कहें तो देखें इस वक्त जमान पे चूंकि बेपनाह हुई हैं, पर्चे भी बेपनाह हुए हैं, कहीं से इत्तेदाल नहीं आ रहा। और इसीलिए मैंने ये कहा कि इसके फैसले हो जाने चाहिए। आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, आप प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, अदालत ऐसा क्या है कि हर केस को उड़ा के रख रही है। देखिए मियां वाली की बेस पे हमला करने वाले सामने लोग मौजूद थे जिन्होंने दीवारें तक तोड़ी, अंदर पहुंचे और वो सब जमानत पे चले गए। तो कहीं ना कहीं तो उनकी सपोर्ट अदलिया से आ रही है। इसको कहा जाए कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी है, उसको भी उजागर होना चाहिए। ऐसे लोग जिनके वीडियो बयानात मौजूद है और उनके अपने सोशल मीडिया से वो चढ़ाए गए हैं, ये किसी की हैक ऑडियो की मैं बात नहीं कर रहा, पीटीआई के बड़े सीनियर रहनुमाओं के जीएचक्यू पे चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, किसी को भी सजा ना होना, सबकी तकरीबन जमानतें हो जाना, ये सवाल हमारे निज़ाम पे उठ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और उसमें जिस तरह से अभी आमिर साहब आपने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सोशल मीडिया को देख लें, जितना वो वाइब्रेंट है, जितनी पावर उनका सोशल मीडिया हम देखते हैं कि फॉलोअर्स की है, उसकी बिना पर फैसले तब्दील होते हैं। उसकी बिना पर 2 जजेस ने एडहॉक जज बनने से माजरत की है और उनकी स्टेटमेंट ये रही है कि अब सोशल मीडिया पर इस तमाम तर मामले पर तनकीद हो रही है, इसलिए हम एडहॉक जजेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इतना ज़्यादा प्रेशर वो भी जज साहिबान भी ले रहे हैं। बहुत सारे फैसलों में भी हमें प्रेशर लेने का नजर आ रहा है। हमें रिमार्क्स मिलते हैं जज साहिबान के, जो सुनते कहते आते आए थे कि जी वो सिर्फ फाइल देखते हैं, कानून देखते हैं, वो तो पूरा सोशल मीडिया के ऊपर उनके साथ मिलकर तबसरे कर रहे होते हैं। ये उनकी राय है, उनको इम्यूनिटी हासिल है, वो जो चाहे करें, लेकिन इस मुल्क के लिए सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि हम बहुत मुश्किल में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। किसी पे ये इल्जाम है कि वो पाकिस्तान की सालिमत के खिलाफ चल रहा है, किसी पे ये है कि जिसे जानबूझ के निशाना बनाया गया है। बहुत चीजें देखें, अमेरिका, बरतानिया सब ने असम्बली ट्रायल्स किए, 18-18 साल कैपिटल हिल पे और लंदन राइट्स पे सजाएं दी गई। हमारे यहाँ तो जमानत के अलावा कुछ नहीं, आखिर कुछ तो गड़बड़ है, उसको देखना चाहिए। ठीक है। और आमिर साहब, जिस तरह से अभी अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करें, लास्ट मिनट में मैं आपसे चाहूँगा इस हवाले से कि मौजूदा हुकूमत ने, जब से हम देख रहे हैं कि वफाकी बजट आया है, एक टैक्सेस की भरमार है, महंगाई की लहर है, अवाम का ये भी गिला है कि जो फोकस है तमाम वजीरों का, मुशीरों का, ये फोकस है कि बानी पीटीआई के फैसले क्या आएंगे, पीटीआई को किस तरह से बैन किया जाए, लेकिन जो अवाम को आसानी देनी है उस पर कोई काम उस तरह से नहीं किया जा रहा। सिर्फ महंगाई की एक लहर है जो कि सिस्टम में रोज़ बरोज़ ऐड कर दी जाती है। हर 15 दिन बाद फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, बिजली की कीमतें तकरीबन हर हफ्ते बढ़ाई जा रही हैं। अब वो यही बताया जाता है कि IMF के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। देखें, जो चीजें आपने कही हैं इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो जिसे मैं कहूं कि गलत है। अवाम तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है उनको। वो मुहावरा है ना कि चित्तर मारने वाले बढ़ाओ। हमारी हालत तो वो है कि जल्दी करो यार, कुछ कमा लाएं तो तुम्हें टैक्स देना है, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बचना ही कुछ नहीं है। सैलरीड क्लास के साथ भी यही काम है। सारा आप 45% तक टैक्स लेने पे जा रहे हैं, बाकी 55% भी आप टैक्स में ले रहे हैं। तो कर क्या रही है स्टेट? पहले पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी तो कहते थे हम स्टेट बचा रहे हैं। ओके जी, बचा लिया आपने, यार अब लोगों को भी बचा लें। IPPs पे इतना इशू उठ रहा है कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर, तो सिर्फ बयानात से नहीं, आप बताएं ना, गवर्नमेंट के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो वापस करें। पाकिस्तान के अंदर जो मालकान है उनको लाइव बिठाएं कि जनाब आपने इतने सालों में इतने हजार अरब रुपए कमा लिए हैं, आपके प्लांट की कीमत इतनी थी। इन सबको अवामी प्रेशर से, इसमें चूंकि हुकूमतें सारी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम में कैपेसिटी पेमेंट की। अब तो कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं रही जिन्होंने इस गुनाह में हिस्सा नहीं डाला कि पेमेंट की गई हैं। नेगोशिएशंस पे इमरान खान के ट्वीट मौजूद हैं कि हमने बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना लिया, हम कर रहे हैं सब कुछ भी ना हुआ। सैफुर रहमान जब एहतसाब के चीफ थे 97 में, बेनजीर भुट्टो की IPPs की जो पॉलिसी थी 94 वाली, उसके खिलाफ उन्होंने लोगों को उठाया था। उस वक्त इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आड़े आई कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। तो भाई पहले आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी, जो मेरे ख्याल में तकरीबन सारे वही हैं, बेस बदल के नाम जिसका भी हो, कि फलाना 2-4 चाइनीज गवर्नमेंट के अपने बैंकों के प्लांट्स के अलावा
बाकी तो तकरीबन सारे अब हमारे ही लोग ओन करते हैं। इनको बिठाया जाए, हिसाब किताब होना चाहिए कि बस कर दें अब आप। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की कल से ट्रोलिंग हो रही है, उनको भी अपनी कंपनी के साथ वजाहत देनी चाहिए कि क्या ऐसा ही है जैसा बताया जा रहा है। और एक साबिक वफाकी निगरान वजीर ये बातें बता रहे हैं लोगों को, गौहर एजाज साहब, वो भी डाटा लेके आ रहे हैं। लोग उनकी इंटेग्रिटी पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जी अब क्यों, जब आप 6 महीने वजीर थे तब क्यों नहीं किया। ये भी उन्हें बताना होगा। और साथ हम इनसे आंखें बंद नहीं कर सकते कि अगर वो ये चीजें उस वक्त नहीं बता पाए और अब बता रहे हैं, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट की फजूल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर है इदादो शुमार के साथ लोगों को बताया जाए क्या गलत है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया वो कह रहे हैं उसको ठीक किया। राना साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और पानी के बगैर ज़िंदगी का वजूद ही नामुमकिन है। इंसान खुराक के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन हम पानी के बगैर नहीं ज़िंदा रह सकते। पाकिस्तानी कौम को पानी की किल्लत का सामना है और अगर इस हवाले से इकदाम ना किए गए तो फिर 2025 में पाकिस्तान को खुश्कसाली का सामना करना होगा। पानी के वसाइल ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं और पानी की किल्लत के खात्मे के लिए हमें फ़ौरी इकदाम करने होंगे। हालिया दिनों में सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने भी खबरदार किया था कि पाकिस्तान 2025 तक खुश्कसाली का शिकार हो जाएगा। उनका कहना था कि मुल्क में मानसून की गैर मामूली बारिशों की पेशगोई भी की गई है। सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास से खिताब करते हुए शेरी रहमान का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो रहा है और पानी की किल्लत के मामले पर हम वजारत आबी वसाइल और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी बुलाएंगे। हमारे ग्लेशियर्स ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेज़ी से पिघल रहे हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के समंदर की हदूद में प्लास्टिक का फजला डंप किया जाता था, जिस पर बतौर वजीर मैंने पाबंदी लगाई। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि साल में 2 बार माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अवामी समात का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी के अगले इजलास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और महकमा मौसमियात से बारिशों और नुकसानात से निपटने के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि तवानाई की मुंतकली पर एक खुसूसी इजलास बुलाया जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम में भी पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है। वजारत के फैसलों का इतलाक सूबों पर नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वजीर सूबों की सलाहियत बढ़ाने के लिए वजीर आज़म के टास्क फोर्स के फोरम का इस्तेमाल किया। मेरी ये कोशिश होगी कि इस्लामाबाद से मुतालिक माहौलियाती तब्दीली के मसाइल को कमेटी में उठाया जाए। ताहम इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी की कमी दूर करने के लिए हमें वसाइल पैदा करने की अशद ज़रूरत है। मुल्क की मईशत का जो ज़्यादा इन्हसार है वो दरियाओं और हमारे नहरी निज़ाम पर है। हमारे पास डैमों की तामीर के लिए भी सरमाया नहीं है। ताहम माजी में हमने ये देखा कि जो बड़े डैम्स हैं उनकी तामीर के लिए फ़ंड्स भी कायम किए गए थे, जिसमें दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम के लिए भी हंगामी बुनियादों पर फ़ंड्स मुहिम भी चलाई जाती रही हैं। लेकिन पानी के मसले पर पिछले 47 साल से मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया में दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके बायस ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और पाकिस्तान भी मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। वाटर अताताड़ मौजूद थे शजरकारी की मुहिम से, इस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे थे। आपको अब लिए चलते हैं हम अरशद अब्बासी वाटर क्राइसिस एक्सपर्ट की तरफ और उनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर हम खुराक के बगैर तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं रह सकते। इस बात का हर किसी को इल्म है, लेकिन 2025 तक अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को खुशहाली का अगर सामना करना पड़ सकता है तो फिर पेशगी इंतजामात पहले क्यों नहीं किए गए? खबर साहब, पहली तो बात यह है कि जो शेरी रहमान ने ये पता नहीं ये बात किस तरह कही है, ये मेरे ख्याल में किसी NGO की रिपोर्ट है कि 2025 में पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस इस तरह इतना सीवियर रहेगा। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि नॉर्मली पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज को डील कर रहा होता है नॉर्मली NGOs कर रही होती है, इनका एक अपना सुपरफिशियल सा नॉलेज होता है। आपने अपनी दूसरी बात में किसी की शेरी जमान की कि बलूचिस्तान में वाटर क्राइसिस, आप यकीन करें कि गुज़िश्ता 10 साल से एक बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पे आई है बलूचिस्तान में। जैसे कि 2022 के फ्लड में कितने वहाँ पे 50 छोटे डैम ब्रीच हो गए थे, वहाँ बारिशें ज्यादा हो रही हैं। अभी भी आप देखेंगे तो कोसलमान इस रेंज में जैसे रोड बंद रही हैं, ये ग्राउंड रियलिटी हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। होता क्या है असल में, श्रीमान बड़ी अच्छी हमारी कोलीग भी है, हम उनको अक्सर बताते हैं देखें एडवोकेसी करना, ये बात करना आपके पास एक प्लेटफॉर्म है वो और बात है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लिया करें कि एक्चुअली रियलिटी क्या है। तो बार बार किसी पानी 2025 में खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं साइंटिफिकली,
पाकिस्तान वो ब्लेस्ड कंट्री है जिसके वाटरशेड में, इंडस के वाटरशेड में बैक है तो 20 साल तक शायद बारिशें ना हो, लेकिन यहाँ से पानी खत्म नहीं होगा। सबसे ज्यादा ग्लेशियर इसके वाटरशेड में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो ये है कि हाल ही जो सैचन ग्लेशियर है उसका एक वॉल्यूम किया गया 6000 कालाबार डैम के बराबर उसके अंदर हाल ही ग्लेशियर मैच है, जबकि पूरे साउथ एशिया में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा, गंजीज, इसमें इतना ग्लेशियर मास है। अब एक जो दूसरी बात आती है कि पानी की कमी है, हमारे पास रिजर्वायर नहीं है। देखिए मंगला बना, तरबेला बना, बादशाह बना, लेकिन इन्हीं सियासतदानों से पूछना चाहिए कि तुम लोगों ने एक एनजीओ के कहने के पर कालाबार डैम नहीं बनाया। आज बात हो रही है पाकिस्तान में पावर क्राइसिस की। आप यकीन करें कि कालाबार डैम बना होता, आज बिजली हमारी 2 रुपए की होती। देखिए आज भी चेक करें, तकरीबन 5000 मेगावाट मिल रहा है हमें तरबेला से और मंगला से। इसकी कीमत कितनी है? 2 रुपए 10 पैसे, 2 रुपए 15 पैसे। बाकी जो सीक्रेट चाइनीज में कितने, ये 78। जो भी पाकिस्तान में हाल हुआ है, ये सिर्फ हमने एक काम किया कि टेक्निकल इश्यू को, इसी तरह की स्टेटमेंट है किसी एनजीओ ने कहा 1990 में कि जी इसके बड़े एनवायरमेंटल सीरियस इश्यूज आएंगे, और ये कहने के बाद उन्होंने क्या किया, धड़ाधड़ IPPs लगाए जिससे हमारे गैस के रिजर्व लिए हो गए। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा उस एनजीओ से कि ये बताइए एनवायरमेंट के ज्यादा डैमेज थर्मल पावर प्लांट से होता है या हाइड्रो पावर से होता है। अब आप देखिए कराची में हीट वेव, लाहौर, इस दफा इस्लामाबाद जैसे जहां मैं रहता हूँ, आप यकीन करें टेम्परेचर कहां से कहां गया। उसकी वजह क्या है? हमने धड़ाधड़ कोल पावर प्लांट लगाए, पानी को स्टोर नहीं किया। काश आज भी ये सियासतदान इस एक टेक्निकल इश्यूज को एक सियासी इशू ना बनाए। ये ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह ना करे कि मैं और आप हॉस्पिटल में जाएं, कोई हमारा इशू हो बड़ा सीरियस, हार्ट का हो तो वहां सर्जन के साथ 2 काउंसलर भी ले आए कि पैसे ये बताएं। ये ठीक है अशरफ साहब, जिस तरह से आप ही ने कहा कि जो शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में भी पानी का शदीद बहरान है, तो कुछ और शहर भी ऐसे हैं जहां पर ऐसा किसी सिचुएशन का हमें सामना है। आपने ये तो कह दिया कि बलूचिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी और शहर में कोई ऐसा खतरा है? मैं कह रहा हूँ जी, आप अपने ही न्यूज चैनल्स की लास्ट 10 डेज की रिपोर्ट देख लें। अभी कितनी बलूचिस्तान KPK रोड बंद थी, क्यों थी? वहां पे बारिशें ज्यादा हुई हैं। पिछले साल वहां रेनफॉल का ट्रेंड लास्ट 10 ईयर से तब्दील हो गया, एक बात क्लियर है। बल्कि वहां पे हमारे पास जो छोटे डैम है और हमें वाटर स्टोरेज की लाजमी चाहिए, इसलिए कि हमारी आबादी बढ़ रही है। हमने आगे एग्रीकल्चर देखे, इन लोगों को कोई जॉब देनी है, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? एग्रीकल्चर। फूड सिक्योरिटी का जो बेसिक है वो वाटर सिक्योरिटी किस तरह? डैम बनाने पड़ेंगे। देखिए अगर आज हमारे पास बड़े डैम बने होते तो ये बिजली के लिए जो अवाम बिलक रहे हैं, और मैं अल्लाह ना करे पाकिस्तान किस तरफ जाएगा। जब आपको अगस्त के शुरू में जो बिल मिलेंगे, जो हमने IPPs लगाए, ये जो कोल पावर प्लांट लगाए, जो सीपेट की बंद पड़े हुए हैं, यूनिट है बंगला, तरबेला, गाजी बरोसा कितने का है? हम तो वो बदकिस्मत कौम है कि हमें जाली लोगों ने मारा है, जाली पीर होते। हमें कोई भी हमारी जो स्टडीज है ना, ये साइंटिफिक बेस पे होती ही नहीं है। लेकिन अरशद साहब एक जो बुनियादी बात है, जो कि ऑब्वियसली आम इंसान भी ये सवाल पूछता है कि डैम्स बनाने में हम हिंदुस्तान से इतने पीछे क्यों हैं? बहुत से ऐसे डैम्स हैं जिन पर डैम फंड्स के हवाले से बात की गई है। चाइना की तो खैर हम बिल्कुल मिसाल नहीं दे सकते, वो तो हमसे बहुत आगे हैं। बट अगर हम अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, मानसून की फिर जब भी बारिशें होती हैं तब हम देखते हैं हिंदुस्तान की तरफ से पानी छोड़ा जाता है, पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं, पानी को स्टोर करने के लिए फिर प्लानिंग हमारी प्रॉपर क्यों नहीं है? आप देख लें कि जो दरिया वहां से आ रहे हैं, दरिया सिंध आ रहा है, चनाब आ रहा है, झेलम आ रहा है। अभी भी हमारा इंडस वाटर कमीशन 2 डिवीजन लगा के है, वहां पे डैम पर डैम बनाए जा रहे हैं वाटर स्टोरेज। को पता है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, पानी की जरूरत है। हालांकि वहां पर कैपिटा पानी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन आप वहां पे डैम देखें, बड़े डैम 254 है वहां पे, जबकि हमारे यहाँ काउंट में 87 है टोटल। बड़े हमारे पास 2 ही हैं, मंगला और तरबेला। अभी नेमत बन रहा है और बादशाह बन रहा है।
अभी इससे कितना अर्सा लगेगा कोई पता नहीं। कालाबाड़ डैम को हमने सियासत की भीड़ पे चढ़ाया कि एनजीओ कहने के ऊपर, ये काम तो हमें करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि जो लोग हमने ज़राई ज़मीनें आबाद करनी है सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, देखिए अगर उसको पानी को उन ज़मीनों को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उन लोगों से लोग उठ के शहरों में आ रहे हैं, शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। अगर उनको घर की दहलीज में अगर पानी मिले तो वो क्या करेंगे, वो आपको वहां पे ज़राई जिनास पैदा करके देंगे। आज आप यकीन करें, आप जाएं मार्केट में, आप देखें कि आपके पास तकरीबन जो फ्रूट कितना ईरान से आ रहा है। अभी गंदम आपके यहाँ, आपको नहीं पता, आपने यूक्रेन से लेके आए थे। जी बिल्कुल। हमारी इसकी खुराक पूरी करना पाकिस्तान के लिए एक मास्टर प्लानिंग की जरूरत है, जिसके लिए पहली बुनियादी शर्त पानी के पानी बारिशें तो हो रही हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्टोरेज का कोई तरीका है? जवाब है नहीं। देखिए आपके सामने, आपने शायद सब मीडिया ज्वाइन किया, 2022 में कितना डैमेज हुआ है, $32 अरब का हुआ है फ्लड की वजह से। लेकिन पानी को स्टोरेज के लिए फिर भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं, मौसम प्लानिंग हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। बहुत शुक्रिया वाटर क्राइसिस एक्सपर्ट अरशद अब्बासी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।